स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ग्रेट पाठशाला पे। आज से हम अपने चैनल पे 12th की बायोलॉजी की हर चैप्टर के वन शॉट लाएंगे और हर वन शॉट डीप रहेगा। मतलब हर एक एनसीईआरटी की लाइन उस वन शॉट में कवर की जाएगी। उस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये चैनल अभी नया है तो प्लीज़ इसे सपोर्ट करिए, हमारी वीडियो को सपोर्ट करिए वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। तो देखते हैं आज हम करने वाले हैं अपनी बायोलॉजी की यूनिट 1 का नाम रिप्रोडक्शन है। नाम से ही पता चलता है, नाम ही रिप्रोडक्शन है तो इसके सारे चैप्टर रिप्रोडक्शन के आसपास ही घूमेंगे। इनमें से आज हम पहला चैप्टर करने वाले हैं और पहले चैप्टर का नाम रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। कोशिश करेंगे चैप्टर को अच्छी तरीके से करें और डिटेल में करें और एनसीईआरटी सारी लाइन कवर करें। इस लेक्चर को देखने के बाद आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेना, आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से पक्का हो जाएगा। तो ये रहे अपना चैप्टर और ये चैप्टर के नोट्स हैं जिससे हम मार्क्स पढ़ने वाले हैं। और ये नोट्स मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने अपनी तरफ से बनाए। तो चलिए शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को ही देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हम देख सकते हैं नीचे अपना पेडिकल आएगा और ये बेसिक्स है, हम 10th 11th में हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा है। इसके अंदर दो पार्ट होंगे फ्लावर के अंदर, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एंड्रोशियम कहेंगे। जो अपना स्टेमन है, ये पूरा स्टेमन एंड्रोशियम है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गाइनोशियम कहेंगे, जो अपना पिस्टिल है, पिस्टिल कह सकते हो या कार्पल है। ये रहा अपना पिस्टिल। और ये सब अपनी पेटल्स हैं, ये सेपल्स है और ये अपना थैलेमस है। ये सब तो आप सभी को पता ही होगा क्या होता है। ग्रुप ऑफ पेटल को हम कहते हैं कोरोला, ग्रुप ऑफ सेपल्स को कहते हैं हम कैलिक्स। तो हम फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम देखेंगे स्टेमन। एंड्रोशियम है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये तो आपको पता ही है। ये इसके अंदर दो पार्ट होते हैं स्टेमन के अंदर, एक एंथर और फिलामेंट, यही दो मेन पार्ट हैं और इन दोनों को हम पढ़ना है। फिलामेंट क्या होता है? लॉन्ग सिलेंडर टाइप का होता है जो कैरी करता है एंथर को, और एंथर को हम पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। एंथर बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब आपने गेहूं देखा होगा या कॉफ़ी बीन्स होगी, वो आप देख सकते हो, वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। दो टुकड़ों में, अगर उसे कॉफ़ी बीन को हम तोड़ते तो ऐसे दो टुकड़ों में हो जाता है, उसी स्ट्रक्चर को बाइलोब्ड कहेंगे। और अब हम इस एंथर को बीच से ऐसे कुछ करके काट के देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो कुछ ऐसी इमेज दिखा रखी है अपनी एनसीईआरटी में अपने स्टेमन की। देख सकते हो यहाँ पर आपका स्टेमन है। स्टेमन में ये जो लंबा सा पार्ट दिख रहा है वो अपना फिलामेंट है और जो ऊपर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर मैंने जो बताई वो एंथर है। अब एंथर को यहाँ पर देख सकते हो एनसीईआरटी में कैसे दे रखा है, इसे तो हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की एक बार देख लेते हैं। ये लाइन ऑफ डेहिसेंस है। जब एंथर फटता है, जब उसका डेहिसेंस होता है तभी तो पोलन ग्रेन निकलेंगे। तो ये आगे चल के हम पढ़ने आ रहे हैं। ये इसी के अंदर पोलन ग्रेन्स है। आगे अब देखते हैं हम। ये रहा अपने पास, हमने एंथर को काट लिया है और आप देख सकते हो यहाँ पर आपको और पार्टीशन दिख रहे हैं। एक लोब के अंदर ही आपको दो पार्टीशन दिख रहे होंगे, जैसे ये पार्टीशन बने हुए हैं, इन्हें हम कहेंगे थीका। ईच लोब कैरी 2 थीका, मतलब डाइथीकेस होता है एक लोब। ठीक है, अब इसके हम पढ़ते हैं। ये इमेज हम एनसीईआरटी में भी दे रखी है, हम एनसीईआरटी की इमेज भी देख लेते हैं एक बार। और आप देख सकते हो थीका बना हुआ है स्पोरेंजियस टिश्यू का, और स्पोरेंजियस टिश्यू के सारे सेल डिप्लॉयड होते हैं और उन्हीं सेल्स को हम कहते हैं पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। शॉर्ट फॉर्म होगी इसकी पीएमसी या फिर एमएमसी। तो चलिए एक बार इसे एनसीईआरटी से देखते हैं। इसको कुछ लेयर कवर करती है, उन लेयरों को हम देखते हैं। ये रही एनसीईआरटी की इमेज, ये लेयर है। यहाँ पर अपने पास 4 लेयर हैं, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मिडल लेयर। ये 3 लेयरों का काम सेम ही होता है। प्रोटेक्शन में ये हेल्प करती है और हेल्प करवाती है डेहिसेंस ऑफ पोलन ग्रेन में। और ये आपकी सबसे अंदर वाली लेयर टैपेटम है, इसी के अंदर होता है आपका पीएमसी, पोलन मदर सेल। ये टैपेटम का काम होता है नरिश करना पोलन ग्रेन को। ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, ये आपको याद रखना है। एंड्रोशियम को हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं अपने पीएमसी से माइक्रोस्पोर्स कैसे बनेंगे। माइक्रोस्पोर बनेंगे पीएमसी से मियोसिस डिवीजन के थ्रू। ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप ये डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। हम इसे डायग्राम के थ्रू पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसे डायग्राम के थ्रू। यहाँ पर मैंने बना रखा है, ये आप देख सकते हो। स्पोरेंजियस टिश्यू से हमने एक पोलन मदर सेल को निकाला और इसको हम मियोसिस डिवीजन नीचे करवाते हैं इसकी। ये इसकी मियोसिस डिवीजन, जैसे कि हम जानते हैं इसकी प्लॉइडी लेवल 2n होती है। मियोसिस के बाद इसकी प्लॉइडी लेवल n हो जाएगी और मियोसिस इसमें 2 बार होगी। 2 मियोसिस के बाद ये 4 माइक्रोस्पोर में बदल जाएंगे, जिन्हें हम कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड, और इन सब की प्लॉइडी लेवल n ही होती है। अब हमारे पास अपना माइक्रोस्पोर भी बन चुके हैं। अब माइक्रोस्पोर से हमें पोलन ग्रेन बनाने हैं, तो चलिए हम पोलन ग्रेन बनाते हैं। पोलन ग्रेन बनेंगे, एक माइक्रोस्पोर को हम लेते हैं और उसमें 2 माइटोसिस के बाद पोलन ग्रेन बनेगा।
जैसे कि पहली माइटोसिस के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर 2 सेल बन चुके हैं, वेजिटेटिव सेल और उसी के साइटोप्लाज्म में अपना जेनेटिक सेल होगा। यहाँ पर ये 2 सेल स्टेज बन चुकी है और इसके बाद एक और माइटोसिस होगी जो इसे बना देगी पूरा पोलन ग्रेन। यही जेनेटिक सेल एक और बार डिवाइड करके इसी के अंदर जेनेटिक सेल के अंदर सेकंड माइटोसिस होती है जो इसको 2 मेल गैमेट में बना देती है। इसके बाद कुछ इसमें मॉर्फोलॉजिक चेंजेस होते हैं, इसके ऊपर लेयर आ जाती है और ये पूरा पोलन ग्रेन बन जाता है। इसे हम देखते हैं कैसे बनता है और यहाँ पर दे रखी है एनसीईआरटी में ये कैसे टूट रहा है और कैसे इसकी सेकंड सेल स्टेज बन रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे अब यहाँ पर सेकंड सेल स्टेज में जेनेटिक सेल में एक और माइटोटिक डिवीजन होगी, माइटोसिस 2, और यहाँ पर 2 मेल गैमेट बन जाएंगे अपने जैसे ये मेल गैमेट और ये कहलाने लगी 3 सेल स्टेज। और इसके बाद आपको बताया मैंने कि इसके अंदर माइक्रो मॉर्फोलॉजिक चेंजेस होंगे जिससे इसके बाहर 2 लेयर आ जाएंगी, पहली इंटाइन जो ब्लैक कलर से यहाँ पर बनाई हुई है और दूसरी रेड कलर से बनाई हुई है एक्साइन। यहाँ एक्साइन में कुछ जंप और होंगे जहाँ से अपनी पॉलन ट्यूब निकलेगी। इसका प्रोसेस आगे है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं इंटाइन और एक्साइन कैसे कैसे बनी हुई है। इंटाइन बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन से, इसकी कंपोजिशन होती है सेलुलोज और पेक्टिन, और एक्साइन की कंपोजिशन आपको याद रखनी है, ये बनी होती है स्पोरोपोलिन। ये होता है वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टिव ऑर्गेनिक मटेरियल। इसे ना कोई हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन से फ़र्क पड़ता है ना हाई टेम्परेचर से, तभी तो मोस्ट रेजिस्टिव ऑर्गेनिक मटेरियल है ये। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म स्पीसीज में, 60% के एंजियोस्पर्म स्पीसीज में क्या होता है, ये जो सेकंड सेल स्टेज हमने आपको दिखाई थी यहीं से पॉलिनेट हो जाता है और स्टिग्मा पे चला जाता है और वहाँ पर जाके अपनी सेकंड माइटोसिस कंप्लीट करता है और अपने 2 मेल गैमेट बनाता है। लेकिन और बाकी स्पीसीज में ये पूरा बनता है और तब जाके पॉलिनेट होगा। पॉलिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। यही था कुछ इसके बारे में पोलन ग्रेन के। पोलन ग्रेन को हमारा बन चुका है। पोलन ग्रेन के स्पेस की मेजरिंग देख लेते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं वो पढ़ते हैं पोलन ग्रेन्स के। जनरली ये स्फेरिकल मेजरिंग में 25 से 50 माइक्रोमीटर में इसका डायमीटर होता है, 25 से 50 का माइक्रोमीटर में डायमीटर होता है और पोलन ग्रेन गैमेटोफाइट को, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा। आप देख सकते हो पोलन ग्रेन कई स्पीसीज के रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज करते हैं जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। सारी स्पीसीज नहीं, कुछ चुनिंदा स्पीसीज हैं पर उसका एनसीईआरटी में नाम नहीं दे रखा जो ये बीमारी पैदा करते हैं। और कुछ रिसर्चेस के थ्रू हमें ये भी पता चला है पोलन ग्रेन बहुत रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, तो फॉरेन कंट्री में इसके सप्लीमेंट्स भी बनाए जाते हैं, वो आपको एनसीईआरटी में इमेज दे रखी है। ये कुछ फॉरेन प्रोडक्ट हैं जैसे कि इसका सीरम बना रखा है और कैप्सूल बना रखे हैं फॉरेन कंट्री में या फिर इंडिया में भी अब तो कंज्यूम करने लगे हैं पोलन प्रोडक्ट को। और आप देख सकते हो एनसीईआरटी में इमेज दे रखा है अपने पोलन ग्रेन का, कुछ इस तरीके की इमेज देख सकते हो। और हाँ, एक्साइन कुछ ऐसी शेप की होती है, ये आप देख सकते हो कैसे है। और हमें एनसीईआरटी में कुछ पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी दे रखी है, जो एग्जांपल्स हमें याद करने हैं। वायबिलिटी का मीनिंग होता है कब तक ये जिंदा रहेंगे पोलन ग्रेन के केस में। वायबिलिटी हम सीड के केस में भी आगे अपना टॉपिक उसमें पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं 30 मिनट पोलन ग्रेन की वायबिलिटी होती है राइस और व्हीट की। और यहाँ पर अपने पास 3 और एग्जाम्पल दे रखे हैं जिनकी वायबिलिटी होती है फ्यू मंथ्स तक। आप देख सकते हैं फ्यू मंथ की भी इनकी वायबिलिटी हो सकती है। और इनके एग्जाम्पल हैं रोजेसी, ल्यूगेमिनेसी एंड सोलेनेसी। इन तीनों को हम ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, राम लक्ष्मण सीता से। और आपके मन में एक सवाल आया होगा क्या हम इन्हें स्टोर कर सकते हैं, तो जी हाँ, हम इन्हें स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में एट -196 डिग्री सेल्सियस पे। फॉर मैनी ईयर्स के लिए हम इन्हें स्टोर कर सकते हैं। तो देख सकते हो हमने अपना पूरा एंड्रोशियम, पोलन ग्रेन, मोनोस्पोरिक, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सब पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, द गाइनोसियम को। जब तक आप वीडियो को पॉज करिए और इतना एनसीईआरटी का पार्ट रीड कर लीजिए। चलो, मैं आशा करता हूँ आप सबने अपनी रीडिंग लगा ली होगी एनसीईआरटी की। द गाइनोसियम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर का गाइनोसियम पढ़ने जा रहे हैं, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये 2 तरीका का होता है, मोनोकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी का मतलब सिंगल होता है, सिंगल पिस्टिल होगी मोनोकार्पेलरी में। और मल्टीकार्पेलरी का मतलब मोर देन 2 पिस्टिल या कार्पल होती है। और मल्टीकार्पेलरी में भी 2 केस होते हैं, एक होता है एक अपने पास होता है एपोकार्पस और एक सिनकार्पस। एपोकार्पस में ये अलग अलग होती हैं, इसका एग्जांपल है लोटस, रोज, मिकेलिया। और सिनकार्पस में ये सारी कार्पल्स या पिस्टल एक जगह जुड़ी रहेंगी, इसका एग्जांपल है पेपरवेयर। आगे बढ़ते हैं, एक बार हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे इसका स्ट्रक्चर है। ये अपना एनसीईआरटी में अपना
पिस्टिल का इमेज दे रखा है। सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, स्टिकी होता है, पोलन ग्रेन को इसी के ऊपर लैंड होना आता है, इसी पे चिपकता है और ये अपनी लंबी सी स्टाइल है। और अपना तीसरा पार्ट आता है ओवेरी। यही 3 मेन पार्ट है इसमें और इन्हीं को हम पढ़ना है। स्टिग्मा का आप ये बड़ा पार्ट भी देख सकते हो, कुछ इस तरीके का स्टिग्मा होता है। और हम पढ़ने वाले ओवेरी के अंदर क्या होता है, ओवेरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल को हम पढ़ते हैं। ओव्यूल का डायग्राम तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में भी दे रखा है, पर हम इसे अपने नोट्स से देखते हैं। नोट्स में और मैंने अच्छी तरीके से बना रखा है। इसे हम मेगास्पोरेंजियम भी कह सकते हैं ओव्यूल को। ओव्यूल में आप देख सकते हो नीचे से हम ओव्यूल को पढ़ना चालू करेंगे, ये अपनी फ्यूनिकल कहलाएगी। और ये जो आपको ये लेयर्स दिख रही है इन्हें हम इंटेग्यूमेंट्स कहेंगे। बाहर वाली आउटर इंटेग्यूमेंट्स और अंदर वाली इनर इंटेग्यूमेंट्स। और ये जो अंदर है इसे कहेंगे हम न्यूसेलस। उसके हर सेल टू की प्लॉइडी लेवल डिप्लॉयड होंगे। और ये अपने पास जो ऊपर का स्पेस है इसे हम माइक्रोपाइल कहेंगे। और ये जो इंटेग्यूमेंट्स का अपोजिट पोल है उसे हम चलाजा कहते हैं। एक ये वर्ड है हाइलम, ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर फ्यूनिकल टच करता है इंटेग्यूमेंट्स को वो पॉइंट हाइलम कहलाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, ये न्यूसेलस है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो न्यूसेलस है इसमें से बस एक ही सेल मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, या मतलब एमएमसी बनेगा। जैसे कि अपना पोलन ग्रेन वाले केस में हो रहा था, यहाँ पर बस एक ही बनेगा पूरे न्यूसेलस में से। तो आइए हम देख सकते हैं मेगास्पोर से मेगास्पोर कैसे बनेंगे। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था पीएमसी से माइक्रोस्पोर कैसे बनेंगे, और यहीं पर वैसे ही सेम कुछ प्रोसीजर यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी मियोसिस से ही होगा। जैसे कि वहाँ पर मेगास्पोर माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था, यहाँ पर अपने पास मेगास्पोर टेट्राड बनेगा। और प्लॉइडी लेवल आपको पता ही है एन होगी। ये डायग्रामेटिक व्यू इसका हमने बना रखा है, आप यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पर एक पॉइंट और है, ये जो 4 मेगास्पोर टेट्राड बने हैं इसमें से बस एक ही बचेगा और 3 डीजनरेट हो जाएंगे और एक ही की यहाँ पर मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होगी। अब मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हम देख सकते हैं क्या होता है। द मेथड ऑफ फॉर्मेशन फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर, मतलब एक मेगास्पोर से एम्ब्रियोसेक बनना, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होगी। यहाँ पर भी उसी सेम एंड्रोशियम वाले की तरह यहाँ पर भी ऐसी होगा। यहाँ पर भी माइटोसिस होगी, लेकिन वहाँ पर आप देख सकते हो वहाँ पर 2 माइटोसिस हुई थी, यहाँ पर 3 माइटोसिस होगी। 3 माइटोसिस होगी यहाँ पर। और 3 माइटोसिस के बाद यहाँ पर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे जो ये अपनी पोजीशन पे बैठ जाएंगे। तो कुछ इन तरीके इनकी पोजीशन होगी। यहाँ पर अपने 3 नीचे की साइड जाके बैठ जाएंगे जिन्हें हम एंटीपोडल कहेंगे। और 2 न्यूक्लियाई बीच में आ जाएंगे जो सेंट्रल सेल बनाएंगे, और उनके न्यूक्लियाई को हम कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई। आप एक्सेल देख सकते हो यहाँ पर बन चुका है, जो फीमेल गैमेट है ये बीच में बैठेगा और आजू बाजू इसके सिनर्जिड्स आ जाएंगे। सिनर्जिड्स के ऊपर स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार की, उन्हें हम फिलीफॉर्म कहेंगे। ये जब पोलन ट्यूब इंट्रैक्शन जब होता है तब ये पोलन ट्यूब को अपने पास बुलाते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं पोलन ट्यूब को अपने पास आने के लिए। आप देख सकते हो एनसीईआरटी में कुछ ऐसा ही डायग्रामेटिक सेंटेंस दे रखी है। यहाँ पर भी आपको सब वैसे ही है जैसे हमने नोट्स में बनाया था। आपको एंटीपोडल्स इन सब की डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस ऐसी एनसीईआरटी में बस इनका नाम दे रखा है। एक्सप्लेनेशन कुछ ज़्यादा है नहीं इन सब चीज़ों की, और ये बाद में जाके डीजनरेटिव हो जाएंगे आप पढ़ोगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब आप देख सकते हो अपना फीमेल गैमेट भी बन चुका है, मेल गैमेट भी बन चुका है, मतलब दूल्हा दुल्हन तैयार हो चुके हैं। अब हम दूल्हे को लेकर भी तो जाना है दुल्हन के पास, तो हम उसी प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं जिन्हें हम पॉलिनेशन कहेंगे। पॉलिनेशन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसेक जो हमने एम्ब्रियोसेक पढ़ा है वो 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल होता है। इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं डायग्राम में भी। आप यहाँ पर गिनोगे तो आपको यहाँ पर 8 न्यूक्लियस दिखेंगे। हम गिनते हैं, एंटीपोडल्स के 3, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई 5 और 2 सिनर्जिड्स के 7, और ये अपना एक एक्सेल। इन सबको मिला के 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं और सेल होते हैं बस यहाँ पर 7, तभी इसका नाम पड़ा है एक न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल स्टेज। तो अब हम पॉलिनेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। ये अपना पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर, इस टर्म एज पॉलिनेशन। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ये इसकी डेफिनेशन है। काइंड ऑफ पॉलिनेशन बेस्ड ऑफ सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की सोर्स पे इसके कुछ टाइप्स हैं, वो भी पढ़ते हैं। पॉलिनेशन के 3 टाइप होते हैं, हमें तीनों टाइप को पढ़ना है। ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी, जीनोगैमी। ऑटोगैमी हम पढ़ेंगे। ऑटोगैमी में क्या होता है? ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब इन दिस मेथड ऑफ पॉलिनेशन पोलन ग्रेन ट्रांसफर एंथर टू स्टिग्मा विद इन सेम फ्लावर, मतलब सेम ही फ्लावर के अंदर एक ही सेम फ्लावर का
पोलन ग्रेन अपनी स्टिग्मा पे जाता है। अकर्स इन बाइसेक्सुअल फ्लावर नॉट इन यूनिसेक्सुअल। आप देख सकते हो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तभी तो एक ही फ्लावर पे स्टिग्मा और स्टेमन दोनों होंगे, तो ये अपना सिर्फ बाइसेक्सुअली फ्लावर में होता है और ये अच्छा नहीं होता आगे के लिए, क्योंकि आप ये देख सकते हो अगर सेल्फ पॉलिनेशन बार बार लंबे समय तक होता है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, कई कई चीज़ें होती हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, और ये सीड की क्वालिटी को घटा देता है। तो इसको हम बचाती है, नेचर भी इसको बचाती है कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। उन्हीं हम स्ट्रेटेजीज को पढ़ेंगे कि आप देख सकते हो सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर कैसे होते हैं। एनसीईआरटी की इमेज है। सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर में आप देख सकते हो क्योंकि एक जगह से अपने फ्लावर पे अगले जाना है तो पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेल लीड जैसे कि मैंने आपको बताया इनब्रीडिंग डिप्रेशन कर सकता है फॉर मैनी जनरेशन्स के लिए। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजीज हम पढ़ेंगे। स्ट्रेटेजी से पढ़ने से पहले हम कुछ देख सकते हैं। सम प्लांट गिव टू टाइप ऑफ फ्लावर, मतलब कुछ प्लांट हैं जो दो तरह के फ्लावर देते हैं, चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। प्लांट के नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर है, कैमेलिना, ऑक्जेलिस और वायोला। इसकी ट्रिक है काओ, बस काओ की स्पेलिंग थोड़ी चेंज हो गई, डब्ल्यू की जगह वी आ चुका है। अब आप देख सकते हो केजोगेमस फ्लावर क्या होता है। केजोगेमस फ्लावर आप देख सकते हो, केजोगेमस फ्लावर में ये फूल खुले होंगे, इसमें चांस होता है क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन का चांस है, तभी ये केजोगेमस फ्लावर कहलाते हैं। और क्लिस्टोगेमस फ्लावर बंद रहेंगे। इसमें तो एश्योर्ड सीड सेट है कि यहाँ पर ऑटोगेमी तो होनी है। देख सकते हो ये प्लांट कितना चालाक हो सकता है, कितना चालाक है, क्रॉस पॉलिनेशन करवाने का भी चांस ले रहा है और अब जानता है कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हुई तो ऑटोगेमी तो होनी ही होनी है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इमेज दे रखी है, यहाँ पर एनसीईआरटी में भी इमेज है, ये देख सकते हो आप केजोगेमस फ्लावर और क्लिस्टोगेमस फ्लावर की। अब हम पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइस। जैसे कि पहले हमने आपको बताया था, आउटब्रीडिंग डिवाइस उन्हें कहते हैं स्ट्रैटेजीज बाय नेचर टू प्रिवेंट ऑटोगेमी और सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पर कुछ 3-4 प्रकार की आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं, एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। पहली है नॉन सिंक्रोनाइजेशन, ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल और फीमेल मैच्योर फर्स्ट। मतलब आप देख सकते हो फ्लावर में बस पहले एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर होगा। अगर आप देख सकते हो अगर स्टेमन मैच्योर हो गया तो पिस्टिल तो ले नहीं पाएगी उसके पोलन ग्रेन, तो इसे बाहर ही जाना पड़ेगा। और अगर पहले पिस्टिल मैच्योर हो गई और स्टेमन इमेच्योर रह गया तो ये अपने पॉलिनेट होगी दूसरी जगह से। आगे पढ़ते हैं। और दूसरी अपने पास आती है डिफरेंट पोजीशन ऑफ स्टेमन और पिस्टिल। यहाँ पर क्या होगा, या तो स्टेमन बड़ी हो जाएगी और स्टिग्मा छोटी रह जाएगी, पिस्टिल छोटी रह जाएगी, या तो अपनी पिस्टिल बड़ी हो जाएगी और स्टेमन छोटा रह जाएगा, जिस वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। और अपने पास तीसरी स्ट्रेटजी है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये बड़ी बढ़िया चीज़ है। स्टिग्मा डज नॉट रिसीव और फ्लावर पोलन ग्रेन्स। आप देख सकते हो यहाँ पर इनकम्पैटिबिलिटी हो गई, सेल्फ में अपने आप में इनकम्पैटिबिलिटी हो गई कि अपनी पिस्टिल ही अपने स्टेमन का वो नहीं ले पा रही पोलन ग्रेन, तो ये भी एक आउटब्रीडिंग डिवाइस है। अब यहाँ पर एक लास्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, मोनोइशियस प्लांट और डाइशियस प्लांट। अब मोनोइशियस प्लांट में क्या होगा, एक ही प्लांट में मेल फ्लावर भी होगा और फीमेल फ्लावर भी होगा। तो आप देख सकते हो अब यहाँ पर चांस है ऑटोगेमी नहीं होगी, ऑटोगेमी तो पक्का ही नहीं हो रही है, पर यहाँ पर गिटैनोगेमी और जीनोगेमी ज़रूर होगी। गिटैनोगेमी और जीनोगेमी हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। और डाइशियस प्लांट में आप देख सकते हो एक प्लांट पे सिर्फ मेल प्लांट होगा या फिर फीमेल प्लांट, तो यहाँ पर तो पक्का जीनोगेमी होती है और जीनोगेमी इस सबसे बेस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो इन सब के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। मोनोइशियस प्लांट के मेज़, कास्टर, कोकोनट और कोकोरबीट्स, और डाइशियस प्लांट में पपाया, डेट पाम। आपने देखा भी होगा कि जो पपाया का पेड़ होता है उन्हें पास पास लगवाते हैं, और एक मेल पपाया होता है, एक फीमेल पपाया होता है। इनको पास पास क्यों लगवाते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ पॉलिनेट होकर फर्टिलाइज हो सकें। चलो अब हमारे समय है दूसरी पॉलिनेशन की टाइप को पढ़ने का। दूसरी पॉलिनेशन टाइप होती है क्रॉस पॉलिनेशन, गिटैनोगेमी। विद इन सेम फ्लावर होती है, बस सिमिलर टू ऑटोगेमी है, ये भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन सबसे बढ़िया होती है अपनी जीनोगेमी। ये है एक्चुअल क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें डिफरेंट प्लांट में पॉलिनेशन होगी। तो हमने पॉलिनेशन पूरा पढ़ लिया है। अब हम बारी है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन पढ़ने के लिए। मतलब पॉलिनेशन तो हो चुका है, अब दूल्हा जाएगा किससे, घोड़े से जाएगा, कुत्ते से जाएगा, पानी में तैर के जाएगा या हवा में उड़ के जाएगा, वही पढ़ेंगे हम। पॉलिनेटिंग एजेंट वही होते हैं जो पॉलिनेशन करवाते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, पहला टाइप है अपना बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। ज़्यादातर बायोटिक ही यूज़ होते हैं।
बायोटेक में जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू अपना पॉलिनेशन होता है, ऑलमोस्ट 80% फ्लावर में यही होता है। जैसे अपनी फ्लाइज करेंगी, बीटल्स करेंगी, मोथ करेंगी, बटरफ्लाइज करेंगी और मोस्ट कॉमन हनी बीज करेंगे। और ए बायोटेक पॉलिनेटिंग एजेंट में आता है अपना विंड और वाटर। विंड से पॉलिनेट होने वाले फ्लावर को हम करेंगे एनो एनोफाइली मोर देन कॉमन। वाटर से तो है ही कॉमन ज़्यादा, और वाटर से होने वाले को कहेंगे हाइड्रोफिलाई। वाटर में तो बहुत कम ही होते हैं, मतलब इसकी कोई ज़्यादा इज्जत ही नहीं है। हम पहले अपनी बायोटेक को पढ़ लेते हैं। बायोटेक को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, अपना हमें पता है ये कैसे होती है। हम यहाँ पर फीचर्स देख सकते हैं फ्लावर के कि कैसे होती है। जो बायोटेक एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं वो फ्लावर कैसे होते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है। लार्ज होंगे, ब्राइट होंगे, कलरफुल होंगे, स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस होगी, स्वीट और बैड कैसे भी हो सकती है, और नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे। अब कोई कीड़ा वीड़ा आएगा वो देखेगा लार्ज फ्लावर है, अट्रैक्ट होगा, ब्राइट कलर से अट्रैक्ट होगा, कलरफुल है, स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस से अट्रैक्ट होगा। वो कीड़ा मकोड़ा कैसे भी हो सकता है, जैसे हनी भी ये होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो को एवोल्यूशन इन प्लांट एंड पॉलिनेटर्स। जैसे कि कुछ प्लांट और बायोटिक एजेंट इतने घुल मिल जाते हैं कि वो दूसरे पॉलिनेटिंग एजेंट से पॉलिनेट ही नहीं होते। जैसे कि अपने पास एग्जांपल है यूका और मौत का और फिग एंड वास्प का। ये एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। यहाँ पर हमने एक पॉइंट देखा है कि नेक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्टर ही तो यहाँ पर इनका रिवॉर्ड होता है। हनी बीज ये जो आती है इसी चक्कर में आती है, नेक्टर्स को लेने के लिए ये पॉलिनेशन होती है। यहाँ पर आएंगी, ये सोचे कि नेक्टर्स लूँगी और फूल अपने पोलन ग्रेन भी इनके पास दे देता है। नेक्टर्स भी देगा, पोलन ग्रेन्स भी देगा। अब ये जाएंगी दूसरे फ्लावर के पास, वहाँ से भी नेक्टर लेने के लिए, और वहाँ पर ये अपने पोलन ग्रेन जब ये बैठेंगी वहाँ से इनके पोलन ग्रेन जड़ जाएंगे और वो पॉलिनेट हो जाएगा। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं नोट्स में लिखना भूल गया, एनसीईआरटी में है, पोलन रोवर या नेक्टर रोवर। मतलब कुछ बायोटिक एजेंट्स ऐसे होते हैं जो नेक्टर ले लेंगे, पोलन ग्रेन ले लेंगे, लेकिन पॉलिनेट नहीं करेंगे। मतलब एक तरीके से चोर है, नेक्टर भी ले लिया और वहाँ पर उनका काम भी नहीं करा और वो अपने लेके भाग गए। उन्हें हम पोलन रोवर या नेक्टर रोवर कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे विंड पॉलिनेशन। ये रहा अपना विंड पॉलिनेशन। आप देख सकते हो विंड पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है ग्रासेस फैमिली में, और ये हाई इसमें अनसेंटी लेवल बहुत हाई होता है। मतलब बहुत कम चांस है कि पॉलिनेशन होगा। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर में पोलन ग्रेन बनते हैं और कम नंबर में ओव्यूल बनते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन बर्बाद जाए तो जाए, लेकिन ओव्यूल कम बनाते हैं ये। पोलन ग्रेन आर लाइट एंड स्टिकी। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है पोलन ग्रेन की, हल्के होंगे और नॉन स्टिकी होंगे। और यहाँ पर हम फ्लावर की भी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर देखेंगे, पेटल्स आर कलरलेस और वाइट। अब वो नेचर भी जानती है इन्हें हम बायोटिक एजेंट से तो पॉलिनेट करवाना नहीं है, तो इन्हें अट्रैक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इनकी ज़्यादातर आप देखोगे पेटल्स कलरलेस या वाइट होगी और फ्रेगनेंस नहीं होगी, यहाँ पर फ्रेगनेंस अपसेंट होगी। वेल एक्सपोज्ड स्टिग्मा एंड स्टेमन, मतलब खुले खुले होंगे स्टिग्मा और स्टेमन बड़े होंगे। स्टाइल लंबी होगी और स्टिग्मा पैदरी और स्टिकी होगा। फीमेल फ्लावर आप देख सकते हो, फीमेल फ्लावर इनफ्लोरेसेंस आप जानते हो, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर की होती है, उसमें अरेंज रहेगा, तभी तो इनमें ज़्यादातर चांस है कि यहाँ पर आएगा। अब आप कौन खाते हो, जब आप भुट्टे को छीलते हो उसके अंदर आपको टेसल्स दिखती हैं जो धागे धागे होते हैं, वो और कुछ नहीं अपनी लॉन्ग स्टाइल और स्टिग्मा ही होती है। एक बार हम इनका फ्लावर देख सकते हैं कैसे होता है, ये आप देख सकते हो इमेज में। विंड पॉलिनेटेड के स्टिग्मा और स्टाइल कैसे हो सकते हैं। स्टिग्मा आप देख सकते हो कितनी पैदरी है और स्टाइल आप देख सकते हो कितनी लंबी है। तो यही मैं आपको बताने जा रहा था। अब हमने विंड पॉलिनेशन और बायोटेक एजेंट वाली कर ली है, अब हम करने वाले हैं वाटर पॉलिनेशन। तो चलिए वाटर पॉलिनेशन करेंगे। वाटर पॉलिनेशन मैंने बताया बहुत लिमिटेड है, बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत कम यूज़ फ्लावर करते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी वाटर में रहने वाली फ्लावर भी इनसे वाटर से पॉलिनेट नहीं होते। चलिए हम आगे इससे नोट से पढ़ते हैं इन्हें। पहला एग्जांपल है वाटर लिली या वाटर हाइसिंथ का, जिसे हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। वो ये दोनों रहते हैं पानी में ही है, पर इंसेक्ट के थ्रू होते हैं, बायोटिक एजेंट्स के थ्रू ये पॉलिनेशन होते हैं इनके में। और दूसरा अपना एग्जांपल वेलिसनेरिया और हाइड्रिला का, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। इन सब की कहानी बड़ी लंबी है, मैं ये थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है, मैं आपको वैसे बताता हूँ इनमें क्या होता है। यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, पानी में ही फीमेल फ्लावर भी होते हैं और मेल फ्लावर भी होता है। मेल फ्लावर टूट के आएगा फीमेल के पास, यहाँ पर घूमते रहेगा पानी में, और फीमेल फ्लावर पूरा इसे निकल लेगी, तब जाके ये पॉलिनेट होते हैं। है ना मज़ेदार। वो फीमेल फ्लावर पूरे मेल फ्लावर को ही निकल लेगी और तब जाके ये होंगे। अब तीसरा अपने में आता है सी प्लांट। सी प्लांट का एग्जाम्पल है जोस्टेरा। पॉलिनेशन इसका अंदर होता है वाटर के अंदर। द पोलन ग्रेन रिबन
लाइक एंड कवर विथ म्यूसिलेज। इनके पोलन ग्रेन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिबन लाइक होते हैं और म्यूसिलेज से कवर होते हैं, जिससे पानी से प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में इमेज दे रखा है, जैसे कि मैंने बताया ये मेल फ्लावर को इन्वॉल्व कर लेगा, यही सब इमेज में दिखा रखा है, आप पढ़ भी सकते हैं। पूरा पैराग्राफ है ये एनसीईआरटी में, मैंने आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बताया है। अब आप देख सकते हो पॉलिनेशन भी हो चुका है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड भी कर चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, मतलब पोलन ग्रेन और पिस्टल में क्या क्या कैसे होगा। सबसे पहले पोलन ग्रेन लैंड करेगा स्टिग्मा पर पॉलिनेशन के थ्रू। अब इनमें होगा कुछ केमिकल डायलॉग बिटवीन स्टिग्मा एंड पोलन, इनमें कुछ केमिकल डायलॉग होंगे व केमिकल रिएक्शंस होंगी। फिर इनके बाद रिकॉग्नाइजेशन होगा, उसमें ये रिजेक्ट करेंगे पोलन ग्रेन को या एक्सेप्ट करेंगे। रिजेक्ट उस केस में करेंगे जब पोलन ग्रेन दूसरी स्पीसीज़ का होगा और फ्लावर दूसरी स्पीसीज़ का। एक्सेप्ट तब करेंगे जब दोनों स्पीसीज़ सेम होगी, पोलन ग्रेन और फीमेल फ्लावर की। फिर इसके बाद अपने पास प्रोसेस आता है। फिर इसके बाद पोलन जर्मिनेशन होगा। पोलन जर्मिनेशन का मतलब होता है पोलन ट्यूब का जर्मिनेट होना। पोलन ट्यूब, अब पोलन ट्यूब आ गई है फ्लावर के अंदर। अब आप देख सकते हो जो 60% एंजियोस्पर्म है वो जो अब अपनी सेकंड माइटोसिस करेंगे, और जो बाकी के होते हैं वो तो पूरे बन के आते हैं। अब हम देखते हैं जो वेजिटेटिव सेल आएगा पोलन ग्रेन में नीचे आएगा पोलन ट्यूब के थ्रू, और जो पोलन ट्यूब के न्यूक्लियस भी बन जाएगा, और वेजिटेटिव सेल ही पोलन ट्यूब का न्यूक्लियस बनेगा। और जनरेटिव सेल अपने को पता ही है 2 मेल गैमेट में टूट जाएगा। पहला जाके फर्स्ट मेल गैमेट जाके सिनर्जिट्स, आपको काम पता है, सिनर्जिट अट्रैक्ट करेंगे पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइल के अंदर एंड फिलीफॉर्म एपिडेटर्स गाइड करेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पर है अपना एक बढ़िया सा टॉपिक, मेल गैमेट, पहला मेल गैमेट जाएगा और वो एक्स सेल से मीट करेगा, और मीट करने के बाद बनाएगा जायगोट, जिसे हम कहेंगे, जो जिस प्रोसेस को हम कहेंगे सिनगैमी। और दूसरा मेल गैमेट जाएगा अपना पोलर न्यूक्लियाई के पास, और उनसे जाके फ्यूज़ करेगा, जिसे हम कहेंगे बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हम करेंगे ट्रिपल न्यूक्लियस। एक बार हम इसे डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। मैंने डायग्राम के थ्रू इन्हें भी समझा रखा है, ये हमने डायग्राम के थ्रू समझा रखा है कैसे कैसे। देखो पोलन ग्रेन कैसे आया, पोलन ग्रेन लैंड करा स्टिग्मा पे, केमिकल डायलॉग हुए दोनों के बीच में। फिर आपको सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, पोलन जर्मिनेट हुआ, वेजिटेटिव सेल आया, ट्यूब न्यूक्लियस बन गया। अब नीचे आ रहे हैं, अब देख सकते हैं पहला मेल गैमेट क्या होगा, पहला मेल गैमेट जाके मिला पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और दूसरा मिला एक्स सेल के साथ, तो उन्होंने मिलकर बनाया जायगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म। अब आप देख सकते हो अपने इसकी हालत कुछ ऐसे हो सकती है, ऐसे हो गई है, ये बना लिया, ये अपना जायगोट है और ये अपना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। अब देखते हैं, अब अपना टॉपिक आता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन कुछ भी नहीं है, जो पहला मेल गैमेट एग के साथ मिलकर जायगोट बनाता है, सिनगैमी होती है, और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, उसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और इन्हीं दोनों को मिला के हम इन्हें कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। आफ्टर दैट सिनर्जिट्स एंड एंटीपोडल डीजनरेट हो जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। इन सब के बाद डीजनरेट होते रहेंगे और ओनली जायगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म यहाँ पर बचेगा एम्ब्रियो सेक के अंदर। यहाँ पर आते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट क्या होगी, आप देख सकते हो यहाँ पर हम पहले जायगोट को डेवलप नहीं कर रहे हैं, हम पहले कर रहे हैं एंडोस्पर्म को डेवलपमेंट, क्योंकि जायगोट जब डेवलप होगा इसे कुछ खाना भी तो चाहिए डेवलप होने के लिए, तो इसका खाना हम तैयार कर रहे हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म से। देख सकते हो कैसे कैसे ये एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म होते हैं, आपको पता है फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म से पहले, उसके बाद अपना सेलुलर एंडोस्पर्म बनेगा, जैसे कि यहाँ पर हमने बता ही दिया, फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म। और आप ध्यान रखना इनकी प्लॉइडी लेवल ट्रिप्लॉइडी रहेगी, प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होगी इन सब दौरान। अब यहाँ पर एक कोकोनट का केस है, कोकोनट के केस में आपने देखा होगा कोकोनट का जो वाइट गरी होती है, जो वाइट गरी होती है वो क्या होती है, वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, जो एडिबल पार्ट होता है कोकोनट का। और जो उसका वाइट पार्ट वाटर होता है वो होता है अपना फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म। देखा, आज आपने कुछ नई चीज़ सीखी है कि हम कब से नारियल खा रहे थे, और बायोलॉजी में आके हमने ये पता चला कि जो हम वाइट गरी खा रहे हैं वो तो सेलुलर एंडोस्पर्म है और वाटर फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म। तो हमने देख लिया, हमने अपना जायगोट का खाना तैयार कर दिया है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के थ्रू। अब हम करवाते हैं जायगोट को डेवलप। ये देख सकते हो फ्लो चार्ट में हमने बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से इसे इसका एक फ्लो चार्ट बना दिया है। जायगोट से बनेगा प्रो एम्ब्रियो से बनेगा ग्लोबुलर एम्ब्रियो, और ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद बनेगा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, और उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन सब के ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंडोस्पर्म डिसअपियर होता रहेगा। चलिए अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं।
ये रहा आपके पास डायग्राम, कैसे कैसे जाइगोट बना, जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ, प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो के बाद होता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो हम इसलिए कह रहे हैं कि नीचे ग्लोब सा बन जा रहा है ना, ऐसे करके कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हो जा रही है। ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद बनता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। आप देख सकते हो हार्ट शेप्ड में कैसे बन जा रहा है कि ये जो नीचे का आपको स्ट्रक्चर दे रहा है वो हार्ट शेप का बन जाता है, और उसके बाद ये बन जाता है मैच्योर एम्ब्रियो। इसकी इमेज मैं आपको प्रेफर करूँगा, आप एनसीईआरटी फॉलो करिए। जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है, ये एनसीईआरटी की दे रखा है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो और प्रो एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो के भी दो टाइप होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा ही है, डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियो। इन दोनों को भी पढ़ते हैं फटाफट। इससे पहले आप जब तक एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लीजिए पॉज करके वीडियो को। मैं मानता हूँ आप सबने एनसीईआरटी की रीडिंग कर ली होगी, और अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। वीडियो की क्वालिटी जल्द अगर आप सपोर्ट करेंगे धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे। अब हम पढ़ते हैं डाइकोट एम्ब्रियो पे। ऐसा दिखता है डाइकोट एम्ब्रियो का मतलब होता है इसके अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस दो होंगी, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी और दो कॉटिलेडन। यहाँ पर आप देख सकते हो एम्ब्रियो में जो ये पार्ट दिख रहा है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अब इसके नीचे की एम्ब्रियोनल एक्सिस को हम कहेंगे हाइपोकोटाइल और ऊपर वाली को कहेंगे एपिकोटाइल। एपिकोटाइल के बिल्कुल ऊपर रीजन को हम कहेंगे प्लूम्यूल, यही आगे चल के शूट सिस्टम बनाएगा। और हाइपोकोटाइल के बिल्कुल एकदम लास्ट हिस्से को कहेंगे हम रेडिकल, और यही आगे जाके रूट कैप बनाएगा, इसको रूट सिस्टम बनाएगा, और ये कवर होता है रूट कैप के। यहाँ पर आप देख सकते हो दो कोटिलेडन है, तभी तो नाम इसका डाइकोट है। अगर आपको ये समझ आया तो हम चालू करते हैं अपना मोनोकोट एम्ब्रियो। मोनोकोट एम्ब्रियो आप यहाँ पर देख सकते हो। मोनोकोट एम्ब्रियो से पढ़ने से पहले हम ये देख सकते हैं जनरली एंडोस्पर्म डाइकोट सीड में बचता ही नहीं है, सब खत्म हो जाता है। और ये डाइकोट एम्ब्रियो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं ग्राम, पी, बीन, ग्राउंडनट, ये सब इसके एग्जाम्पल है। सारी दालें इसी में आती है। अब हम पढ़ते हैं मोनोकोट एम्ब्रियो। मोनोकोट एम्ब्रियो से आप देख सकते हो यहाँ पर बस एक ही कोटिलेडन होगा। यहाँ पर हम कोटिलेडन को कोटिलेडन नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे स्क्यूटेलम। और यहाँ पर आप ध्यान रखना मोनोकोट एम्ब्रियो में एंडोस्पर्म बच जाता है। ये रहा अपना एंडोस्पर्म, ये रही अपनी एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये रही बीच वाली। यहाँ पर आप देख सकते हो एक ही कोटिलेडन बना है जिसे हम स्क्यूटेलम कह रहे हैं, और एक इमेच्योर रह जाता है जिसे हम कहते हैं ये रहा वो जिसे हम कहेंगे एपीब्लास्ट। यहाँ पर नीचे वाले को वही सेम हाइपोकोटाइल, ऊपर वाले को एपिकोटाइल, उसके ऊपर प्लूम्यूल और उसके नीचे रेडिकल, वो कवर होगा रूट कैप से। और यही रेडिकल सिस्टम ही आगे जाके रूट सिस्टम बनाएगा, प्लूम्यूल ही जाके अपना शूट सिस्टम बनाएगा। सेम डाइकोट की तरह यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ है, रूट कैप के बाहर भी एक प्रोटेक्शन होती है, कोलियोराइजम कहेंगे, और प्लूम्यूल के पास भी एक और प्रोटेक्शन होती है, कोलेप्टाइल। हम यहाँ पर देख सकते हैं एंडोस्पर्म यहाँ पर रह जाता है, तो इसे हम ऑल्सो नोन एज एल्ब्यूमिनस सीड के नाम से भी जाना जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं वीट, मेज, राइस। अब इसके बाद थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको कंप्लीट करते हैं, फिर जाके हम अपना एक बड़ा टॉपिक चालू करते हैं। ये रहा अपना टॉपिक पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म टॉपिक का नाम है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर क्या होता है, पेरिस्पर्म हम किसे कहते हैं, न्यू सेलस बच जाता है इन मैच्योर सीड, उसे कहेंगे हम पेरिस्पर्म, जो बचना नहीं चाहिए था। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, द परसिस्टेंट न्यू सेलस इन मैच्योर सीड इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। अब इसका एग्जांपल, जो आप बीटरूट खाते हो, बीटरूट का एडिबल पार्ट और कुछ नहीं पेरिस्पर्म है। और आपने जो काली मिर्च देखी है, काली मिर्च तो काली होती है, जो अंदर जब उसे फोड़ते हैं वाइट से निकलता है, वाइट पार्ट उसका वही पेरिस्पर्म कहलाता है। और अपना अगला टॉपिक है वायबिलिटी ऑफ सीड। वायबिलिटी ऑफ सीड क्या होती है, द ड्यूरेशन इन विच अ सीड कैन जर्मिनेट इज कॉल्ड वायबिलिटी। रीजन फॉर लॉस वायबिलिटी, इसका एक आसान सा रीज़न है, एम्ब्रियो डाई हो जाएगा तो इसके वही हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ दो एग्जांपल दे रखे हैं एनसीईआरटी में, उनको हम पढ़ लेते हैं। पहला है ल्यूपिनस आर्टिकस, जिसकी वायबिलिटी 10,000 साल है। 10,000 साल देख सकते हो कितना पुरानी इसकी वायबिलिटी है, कितनी ज़्यादा इसकी वायबिलिटी है। और दूसरा अपने पास है फेनिक्स डेक्टिलिफेरा, इसकी वायबिलिटी होती है 2,000 ईयर। और इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है अपने पास, डोरमेंसी ऑफ सीड। डोरमेंसी ऑफ सीड और वायबिलिटी में आप कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर एक डिफरेंस है। आप देख सकते हो द ड्यूरेशन इन विच अ मैच्योर एंड वायबल सीड डज नॉट जर्मिनेट। ये ड्यूरेशन है जब सीड मैच्योर भी है और वायबल भी है, इसकी वायबिलिटी भी है, फिर भी जर्मिनेट नहीं हो रहा, उस टाइम पीरियड को हम डोरमेंसी कहेंगे। नोटिस्ड इन सर्टेन स्पीसीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सारे छोटे छोटे टॉपिक्स खत्म कर लिए हैं। अब हम करने वाले हैं एक बड़ा टॉपिक, फ्रूट्स हम पढ़ने वाले हैं। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन का लास्ट प्रोडक्ट आपको पता ही होगा, सीड कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद अपना टॉपिक चालू होता है
फ्रूट का आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओवेरी मेच्योर इनटू द फ्रूट। जो ओवेरी होती है वो मेच्योर होती है अपने फ्रूट के अंदर। वॉल ऑफ ओवेरी मेच्योर इन पेरिकाप, पेरिकाप हो जाती है ओवेरी की वॉल। अब फ्रूट भी अपने कई टाइप के होते हैं, ट्रू फूल्स, फॉल्स फ्रूट, फ्लैशी, ड्राई और पार्थेनोकार्पिक। एक एक करके हम तीनों चारों को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रू फ्रूट, सच्चा फ्रूट। सच्चे फ्रूट में क्या होता है, सॉरी ट्रू फ्रूट में क्या होता है, जो डेवलप होता है बस ओनली, जो डेवलप होगा ओवेरी से बस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो ओवेरी से ही बनता है। इसके एग्जांपल्स हैं मैंगो, ग्रेप्स, कीवीज, वाटरमेलन्स और प्लम्स एटसेट्रा इसके एग्जांपल है। अब हम पढ़ते हैं झूठा फ्रूट मतलब फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्या होता है, फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवेरी और अदर देन पार्ट ऑफ एग्जाम्पल। फ्रूट ओवेरी से आपको पता है ओवेरी से ही बनना है, पर ये फॉल्स फ्रूट में क्या होता है कुछ अदर पार्ट से भी फ्रूट बन जाता है, जैसे कि थैलेमस इज नोन एज फॉल्स फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी और एप्पल्स और काजू हैं। ये जो एनसीईआरटी में इसकी इमेज भी दे रखी है। जो एप्पल आप खाते हो और स्ट्रॉबेरी खाते हो उसमें जो एडिबल पार्ट होता है वो और कुछ नहीं, ओवेरी नहीं होती उसके अंदर, उसमें होता है थैलेमस। हम आपको एनसीईआरटी की इमेज दिखाते हैं, ये आप देख सकते हो अपनी एनसीईआरटी की इमेज है एप्पल और स्ट्रॉबेरी की। ये थैलेमस यहाँ पर एडिबल पार्ट है और ये रहा सीड अपना, ये थैलेमस एडिबल पार्ट है और ये रहा स्ट्रॉबेरी जिसका एडिबल पार्ट भी थैलेमस है। अब हम अपना नया टॉपिक मतलब नेक्स्ट पार्ट ऑफ फ्रूट, नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रूट क्या है वो पढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट पार्ट है फ्रूट का पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ये थोड़ा पीडीएफ थोड़ी ब्लर हो गई है, कोई नहीं, ये एक ही पेज है, पढ़ते हैं। ये थ्योरी आपको दिख रही होगी, वैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पार्थेनोकार्पिक क्या होता है, व्हेन ओवेरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। आपको पता है ये फ्रूट तो एकदम फर्टिलाइजेशन के बाद ही होना होता है, लेकिन कुछ केसेस में नहीं हो पाता और वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाता है। और आप देख सकते हो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो सीड कहाँ से होगा, तो फ्रूट होगा सीडलेस। इसका एग्जाम्पल है बनाना। अब आप आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी बना सकते हो जो प्लांट हार्मोन है ऑक्सीजन के थ्रू। अब हम देख सकते हैं ड्राई फ्रूट पढ़ते हैं हम। ड्राई फ्रूट क्या होता है, ड्राई फ्रूट जो सूखा है, मतलब पेरिकार्प ऑफ ड्राई फ्रूट इज ड्राई, मतलब सूखा और पेपरी होगा इसका पेरिकार्प। और इसके एग्जांपल है ग्राउंड नट, मूंगफली। अब इसके बाद आता है अपना फ्लैशी फ्रूट। इसका पेरिकार्प बड़ा जूसी होता है और अच्छा गूदा होता है, थिक होता है, फ्लैशी होता है। इसके एग्जांपल है मैंगो और कोकोनट। मैंगो में आप देख सकते हो पेरिकार्प के भी 3 पार्ट हो जाते हैं। पहला एपिकार्प जो इसका छिलका होता है वाइट कलर का, और दूसरा मीजोकार्प, यही एडिबल पार्ट है जो गूदा होता है हमका, और एंडोकार्प जो गुठली के ऊपर गुठली होती है स्टोनी, जो उसी को कहेंगे हम एंडोकार्प। तो हमने यहाँ पर पहले ही अपने कोकोनट का केस तो हमने पहले ही पढ़ चुका है, इसको भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही समझ चुके हैं। और अगला पार्ट आता है एक ड्रूप। फ्लैशी फ्रूट और फ्लैशी फ्रूट होता है, इसको कहेंगे हम सुपीरियर मोनोकार्पेलरी ओवेरी विद स्टोनी एंडोकार्प। इसे एग्जांपल आप याद रख सकते हो, मैंगो और कोकोनट। अपना एक टॉपिक खत्म हो चुका है, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एपोमिक्सिस, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। आप देख सकते हो यहाँ पर अलग ही सीन चल रहा है, यहाँ पर सीड बन जा रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसके 2 केस हैं, दोनों केस को एक एक करके समझते हैं हम। पहले केस की थ्योरी यहाँ पर सब लिखी हुई है, मैं आपको वैसे समझाता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, आप जानते हो कि एम्ब्रियो सैक में जो जितने भी सेल्स बनते हैं वो मियोसिस के थ्रू बनते हैं, हमने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एग सेल बिना मियोसिस के बन जाता है, और यही एग सेल एक्ट करने, अब मियोसिस से बना नहीं तो इसकी प्लॉइडी लेवल 2n होगी, और यही होना चाहिए था, इसे n प्लॉइडी लेवल होनी चाहिए थी, लेकिन अब इसकी प्लॉइडी लेवल 2n है। अब यही एग सेल स्टार्ट करेगा दिखने, एक्ट करेगा जायगोट की तरह। अब ये जायगोट की तरह एक्ट करने लगेगा तो फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत तो पड़ी नहीं यहाँ पर, तब यहाँ पर सीड बन जाता है बगैर फर्टिलाइजेशन देंगे। अब यहाँ पर हम सेकंड केस पढ़ते हैं। सेकंड केस अपने पास, सेकंड केस की यहाँ पर थ्योरी दे रखी है, हम वैसे समझते हैं यहाँ पर। अब सेकंड केस में क्या होता है, सेकंड केस में आप देखोगे हमने वहाँ पर पढ़ा था न्यू सेल्स की प्लॉइडी लेवल 2n होती है, और ये अब यहाँ पर ये एक्ट करने लगेंगे जायगोट की तरह और एंटर करने लगेंगे एम्ब्रियो सैक में एम्ब्रियो बन के, और मोर देन 1 एम्ब्रियो आ जाएंगे, जिस कंडीशन को हम अभी आगे पढ़ेंगे क्या कहते हैं। और इसी चीज़ को, अब यही चीज़ हो गई, अब ये एक्ट को फर्टिलाइज ही नहीं होने देंगे और सीड बन जाएंगे यहाँ पर। अब दोनों केस को आप देख लीजिए, इसमें डिफरेंट क्या है। यहाँ पर एग सेल यहाँ पर एक्ट करेगा जायगोट की तरह, और यहाँ पर न्यू सेल्स एक्ट करेगा जायगोट की तरह, यही डिफरेंट है। आप यहाँ पर याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोनों केसेस में। अब यहाँ पर एक बार डायग्राम के थ्रू इसे समझ लेते हैं दूसरे केस को। ये रहा अपने पास, ये आप देख सकते हो कई सारे एम्ब्रियो जाने लग रहे हैं एम्ब्रियो सैक में न्यू सेल्स के। मोर देन 1 एम्ब्रियो इन द सीड रिफर्ड टू द पॉली एम्ब्रियोनी, मतलब पॉली एम्ब्रियोनी कहेंगे जब एक से ज़्यादा
एम्ब्रियो आ जाएंगे एम्ब्रियो सेट के अंदर। इसे हम कह सकते हैं एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल इन विच पॉली एम्ब्रियोनी सीन, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है मैंगो एंड सिट्रस। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। एक टॉपिक हमने ये पहले ही था शुरुआत में ही, लेकिन हमने इसे स्किप कर दिया था क्योंकि ज़्यादा कनेक्टेड टॉपिक था नहीं, इसीलिए हम इसे अलग से पढ़ रहे हैं। ये अपनी लास्ट टॉपिक रहेगा इस वीडियो का। इस टॉपिक का नाम है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से नाम से ही पता चल रहा है मिक्सिंग कैरेक्टर ऑफ टू प्लांट्स। इसे क्यों करते हैं? और अच्छा फ्लावर बनाने के लिए और अच्छी क्वालिटी का सीड बनाने के लिए ये सब करते हैं। नया कैरेक्टर लाएंगे हम, दो कैरेक्टर को मिक्स कर रहे हैं एक प्लांट के अंदर। अब देखते हैं इसके स्टेप क्या है। पहला स्टेप होगा ईमैस्कुलेशन। ईमैस्कुलेशन को हम तोड़ के देखते हैं। इसकी संधि विच्छेद करेंगे। ई का मतलब होगा एलिमिनेट और मैस्कुलेशन का मतलब होगा मैस्कुलाइन। रिमूवल ऑफ एंथर मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को उड़ा दिया। अब बचा अपने पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल। अब इसको हम बैगिंग कर देंगे बटर पेपर से टू अवॉइड कंटेमिनेशन, मतलब दूसरा पोलन ग्रेन ना आ जाए। और इसके बाद हम इसमें अपने डस्ट डिज़ायर पोलन, जोन से पोलन ग्रेन चाहते हैं, जोन सी स्पीशीज़ का इसे बनाना चाहते हैं, वो स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन यहाँ पर डस्ट करेंगे और फिर से रीबैक करेंगे। अब इसके बाद का प्रोसेस तो आपको पता ही है, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगी, ये सब होगा, सीड बनेगा, नया फ्लावर बनेगा, नई सीड बनेंगे। तो इसी तरीके से हमने पूरे चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं हमने पूरा चैप्टर एक वन शॉट में कंप्लीट करा है। आशा करता हूँ आप सभी को ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए ज़रूर। कुछ इम्प्रूवमेंट के सजेशन दीजिए। अगर कुछ हमसे गलती हुई है उसके लिए कमेंट कीजिए, हम आगे से वो इम्प्रूव करेंगे। और सपोर्ट कीजिए इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी को। और जाते जाते एक चीज़ कहना चाहूँगा, एनसीईआरटी में लास्ट में यहाँ पर एक समरी दे रखी है पूरे चैप्टर की, इसकी एक बार ज़रूर से रीडिंग करना। इससे आपको एक बार अगर आप वीडियो देख लेते हैं, एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, फिर जाके समरी आप रीड करोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे। कमेंट करिए आपको अगला दूसरा चैप्टर किसके ऊपर चाहिए, कौन से चैप्टर का चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।